कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे सफल बिलियनियर्स या जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं, उनके पास आखिर ऐसी कौन सी जादुई सुपर पावर है। हाँ, मतलब अक्सर हम यही सोचते हैं ना। सही बात है। हमें लगता है कि उनकी सक्सेस के पीछे कोई किस्मत का खेल होगा या कोई बाय बर्थ टैलेंट होगा। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर उनकी इस सफलता की नींव सिर्फ सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने में हो, या ठंडे पानी से नहाने, या फिर एक डायरी में रोज 3 लाइन लिखने जैसी बिल्कुल साधारण और बोरिंग आदतों पर टिकी हो। राइट। और यही इस बात का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एग्जैक्टली। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज, वो टिमोथी फेरिस की बेहद मशहूर किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स के डिटेल्ड नोट्स और उसका एक डीप रिव्यू है, जो कि वाकई एक कमाल की किताब है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का मिशन एकदम साफ है। ये समझना कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, जिन्हें इस किताब में टाइटन्स कहा गया है, उनकी आदतों और स्ट्रैटेजीज को सीखकर कोई भी इंसान अपनी परफॉर्मेंस तेजी से कैसे बेहतर बना सकता है। मतलब सक्सेस का प्रूवन फॉर्मूला समझना। सही कहा। सच कहूं तो इन नोट्स को पढ़कर एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि जीवन में सब कुछ खुद धक्के खाकर सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब गलतियां खुद करने से बेहतर है दूसरों की गलतियों से सीखना। वही तो। अगर सक्सेस के लिए आजमाए हुए टूल्स पहले से मौजूद हैं, तो फिर पहिए का दोबारा आविष्कार क्यों करना, राइट? चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी भी आम सेल्फ हेल्प बुक से अलग बनाता है? देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी खासियत इसका आधार है, इसका डेटा सेट है। ये कोई हवा हवाली बातें या किसी एक इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये एक्चुअली द टिम फेरिस शो के सैकड़ों सफल लोगों के इंटरव्यूज का एक बहुत ही पावरफुल कलेक्शन है। लेखक ने दुनिया के बेहतरीन चेस ग्रैंड मास्टर्स, सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ घंटों बातचीत की है। बाप रे, मतलब इतने अलग अलग फील्ड्स के लोग। हाँ, और उस बातचीत का मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनना नहीं था, मकसद था उनके दिमाग का सोर्स कोड निकालना। वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो इन सब में कॉमन है, यू नो? राइट। ये किताब उन हाई परफॉर्मर्स के दिमाग का एक रिवर्स इंजीनियर्ड ब्लूप्रिंट है। यानी ये सिर्फ वो हार्ड वर्क करो और सपने सच होंगे टाइप के मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक टूल बॉक्स है। तो इस टूल बॉक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस पूरे ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। हमारे नोट्स बताते हैं कि किताब को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है: हेल्दी, वेल्दी और वाइस। यानी स्वस्थ, संपत्ति और बुद्धिमत्ता। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अक्सर जो सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, वो या तो पूरी तरह से हसल कल्चर पर होती हैं कि पैसे कैसे कमाएं, दिन में 18 घंटे काम कैसे करें। हाँ, वेल्थ क्रिएशन पर। या फिर वो माइंडसेट और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करेंगे। लेकिन इस किताब में हेल्थ यानी फिटनेस और डाइट को सबसे पहला और वेल्थ के बराबर का दर्जा क्यों दिया गया है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्योंकि नोट्स में लिखा है कि बिना अच्छी हेल्थ के सक्सेस टिक नहीं सकती। लेकिन अगर किसी का दिमाग तेज है, तो वो कमजोर शरीर के साथ भी तो पैसे कमा ही सकता है ना? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और इसके पीछे की बायोलॉजी को समझें, तो इंसान का शरीर और उसका नर्वस सिस्टम वो इकलौता इंजन है जो किसी भी सक्सेस को संभाल सकता है। इंजन से आपका मतलब? मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और वो मेंटली बहुत शांत भी है, लेकिन अगर उसके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या रात को ठीक से नींद नहीं आती, तो वो अगले दिन थका हुआ उठेगा। एग्जैक्टली। और उसका कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो हमेशा हाई रहेगा। ऐसे में दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। जब शरीर बीमार होता है ना, तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हिस्सा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है, वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। ओह, मतलब सारा खून शरीर को बचाने में लग जाता है। हाँ, सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। ऐसे में वो बेहतरीन बिजनेस प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इन टाइटन्स ने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि एक कमजोर शरीर के साथ बड़ी सक्सेस एक सजा बन जाती है। सही बात है। हेल्थ वो मजबूत नींव है जिस पर वेल्थ और विजडम की इमारत खड़ी होती है। अगर इंजन ही ओवरहीट हो रहा है, तो कार का नेविगेशन सिस्टम कितना भी शानदार क्यों ना हो, आप रेस नहीं जीत सकते। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब हेल्थ सिर्फ बीमार ना पड़ने का नाम नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस का फ्यूल है। वही ना। और नोट्स में जो वेल्दी हिस्सा है, वो सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है,
वो बिजनेस, इन्वेस्टिंग और टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, जबकि वाइज हिस्सा माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है। करेक्ट। पर जब ये 3 पिलर समझ आ जाते हैं तो अगला सवाल आता है कि इन्हें अपनी आम जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। और यहीं पर इन नोट्स का एक बहुत ही शानदार इंसाइट सामने आता है जो मुझे पर्सनली सच में चौंका गया। आप मोटिवेशन और आदतों वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मोटिवेशन वर्सेस डेली हैबिट्स की जंग। या सोर्स का ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है, हैबिट्स आर ग्रेटर देन मोटिवेशन। ये बात बार बार उभर कर आती है कि लगभग हर सफल व्यक्ति मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। वो सिर्फ अपनी डेली हैबिट्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, वो अपने डेली हैबिट्स के सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये बात मुझे इसलिए चौंका गई क्योंकि आजकल इंटरनेट पर हर जगह सिर्फ स्टे मोटिवेटेड का शोर है। एक एनालॉजी दूं तो मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। शुगर रश कैसे? मतलब जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है तो अचानक खून में एड्रेनालिन दौड़ने लगता है बस आज ही दुनिया बदल देनी है। आज ही सारे पहाड़ तोड़ देने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन 2 घंटे बाद वो एनर्जी क्रैश हो जाती है और इंसान वापस सोफा पर लेटकर फोन स्क्रॉल करने लगता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मोटिवेशन एक चिंगारी तो हो सकता है पर भट्टी को जलाए नहीं रख सकता। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है और इसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। वो क्या? इंसान का विल पावर कोई अनलिमिटेड खजाना नहीं है। ये एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो दिन भर में डिसीजन फटीग की वजह से ड्रेन होती रहती है। डिसीजन फटीग मतलब लगातार फैसले लेने से थकान। हाँ, अगर हर सुबह उठकर किसी को खुद को समझाना पड़े या मोटिवेट करना पड़े कि मुझे आज जिम जाना है, तो वो अपनी मेंटल एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उस काम को शुरू करने में खर्च कर रहा है। अच्छा, मतलब अगर मूड खराब हुआ तो वो काम होगा ही नहीं। वही तो। और टाइटन्स ऐसा रिस्क नहीं लेते, वो अपने बिहेवियर को ऑटोमेट कर देते हैं। उन्हें जिम जाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो बस उनकी आदत है। वाओ। सोर्स में साफ बताया गया है कि ये टॉप परफॉर्मर्स मॉर्निंग रूटीन, जर्नलिंग और मेडिटेशन जैसी आदतों को अपने दिन का हिस्सा बनाते हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उनका इन आदतों को देखने का नजरिया। नजरिया मतलब वो इसे स्पिरिचुअल नहीं मानते? नहीं, वो जर्नलिंग या मेडिटेशन को किसी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो इसे एक प्योर मेंटल टूल की तरह यूज करते हैं। पर आमतौर पर तो लोग मेडिटेशन को सन्यासियों से जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, पर टाइटन्स के लिए ये अलग है। दिन भर में एक बिजनेस लीडर के दिमाग पर हजारों विचारों की बमबारी होती है। बिल्कुल। स्ट्रेस होता है, तेजी से फैसले लेने होते हैं। सही बात है, दिमाग तो थकेगा ही। हमारा दिमाग विचारों को होल्ड करने के लिए नहीं बना है, नए आइडियाज प्रोसेस करने के लिए बना है। जब बहुत सारी टू डू लिस्ट दिमाग में घूम रही होती हैं, तो वो कंप्यूटर की रैम की तरह भर जाता है और हैंग होने लगता है। एग्जैक्टली। मेडिटेशन और जर्नलिंग दिमाग की इस कैशे मेमोरी को क्लियर करने का काम करते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो मतलब जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि डायरी में लिख दिया कि आज मैंने क्या खाया। बिल्कुल नहीं। जर्नलिंग का मतलब है दिमाग के शोर को कागज पर उतार देना। जब वो अपने डर, चिंताओं या अधूरे कामों को कागज पर लिख देते हैं तो दिमाग के अमिगडाला को एक सिग्नल मिलता है। अमिगडाला जो डर को कंट्रोल करता है। हाँ। उससे सिग्नल मिलता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम अब सेफ जगह रिकॉर्ड हो गई है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। इससे कॉर्टिसोल गिरता है और क्लैरिटी बढ़ती है। यानी जैसे शरीर के लिए जिम है, वहां जाकर मसल्स तोड़े जाते हैं ताकि वो मजबूत बने, वैसे ही दिमाग के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग एक मेंटल वर्कआउट है। सही पकड़ा आपने। ये वाकई पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ एक पेच है। हर इंसान की बायोलॉजी अलग है ना। हाँ, बिल्कुल अलग है। जो मॉर्निंग रूटीन एक बिलियनर के लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी काम करे। कोई सुबह 4 बजे उठ के प्रोडक्टिव होता है तो कोई रात के 2 बजे तक। राइट। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी आदत उसके लिए सही है? बिना सोचे समझे कॉपी करना तो बेवकूफी होगी ना। और यहीं पर इस सोच से टाइटन्स का एक और बड़ा सीक्रेट निकल कर आता है, और वो है एक्सपेरिमेंटेशन करना। एक्सपेरिमेंटेशन? हाँ, नोट्स का अगला बड़ा इंसाइट यही है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। ये सफल लोग ये नहीं मानते कि कोई एक परफेक्ट रूटीन है जो सबके लिए काम करेगा। यह बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या वो अपनी जिंदगी को एक साइंस लैब की तरह देखते हैं? एकदम सही। वो खुद को एक साइंटिस्ट मानते हैं और अपनी जिंदगी को एक लैबोरेटरी,
जैसे अगर उन्होंने सुना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से फोकस बढ़ता है। तो वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी के लिए फास्टिंग शुरू कर देते हैं? नहीं, वो महीनों तक उस पर बहस नहीं करते या डरते नहीं है। वो सीधा एक छोटा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, जैसे कि अगले 7 दिनों तक मैं इसे ट्राई करूंगा। अच्छा, लेकिन अगर वो 7 दिन बाद काम ना करे तो? क्योंकि आमतौर पर लोग जब कुछ नया ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं तो उनमें गिल्ट भर जाता है। उन्हें लगता है कि वो खुद ही फेल हो गए। और इसी गिल्ट से बचने का तरीका है ये साइंस लैब वाला माइंडसेट। इससे सोर्स का अगला प्रिंसिपल निकलता है, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी फेल होना गेम का हिस्सा है। हाँ, जब हम जिंदगी को एक सीरियस इम्तिहान मानते हैं तो फेल होने का डर हमें कुछ नया नहीं करने देता। पर जब हम सिर्फ एक 7 दिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फेल होना कोई लाइफ की हार नहीं हुई। एग्जैक्टली, वो असफलता सिर्फ डेटा होती है। एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो रोता थोड़ी है। हाँ, वो तो एनालाइज करता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे पता है कि ये तरीका काम नहीं करता, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। टाइटन्स फेल होने से नहीं डरते, वो जल्दी जल्दी फेल होते हैं ताकि जल्दी सीख सके। ये नजरिया वाकई आजाद करने वाला है। अगर हर नई चीज सिर्फ एक टेस्ट है, एक डेटा पॉइंट है, तो फेल होने का प्रेशर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, नई आदतें आजमाने के लिए टाइम और ध्यान चाहिए। अटेंशन सबसे जरूरी है। वही ना। और आज की इस दुनिया में जहां हर वक्त फोन बज रहा है, हजारों नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वहां सबसे बड़ी रुकावट डिस्ट्रैक्शंस ही तो हैं। सही बात है। मतलब 5 मिनट शांति से बैठना भी एक चैलेंज लगता है। इस बारे में नोट्स क्या कहते हैं? सॉस का अगला मेन इंसाइट है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और इसमें इस डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम का सीधा सोल्यूशन है। टाइटन्स मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना आज के टाइम में एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, जरूरत बन चुकी है। हाँ, उनका मंत्र साफ है, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट कामों पर एनर्जी लगाओ और बाकी फालतू चीजों को पूरी तरह इग्नोर कर दो। अब यहाँ पर मेरा एक छोटा सा पुशबैक है। बताइए। देखिए, किताब में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि बाकी चीजें इग्नोर कर दो। एक हॉलीवुड डायरेक्टर के लिए किसी मीटिंग को नो कहना आसान है। हाँ, उनके पास पावर है। लेकिन एक आम इंसान का क्या, जिसका ऑफिस में बॉस उसे काम दे रहा हो, तो क्या वो उसे इग्नोर कर सकता है? या करियर की शुरुआत में किसी ईमेल को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है ना? इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, और ये बहुत ही डीप सवाल है। पर ये सिर्फ ईगो में नो कहने की बात नहीं है। हमें फोकस का असली मतलब समझना होगा। असली मतलब क्या है फिर? हमें लगता है फोकस का मतलब किसी एक काम पर ध्यान लगाना है, पर टॉप परफॉर्मर्स के हिसाब से फोकस एक डिफेंसिव गेम है, यानी रक्षात्मक खेल है। अपनी एनर्जी को बचाने का खेल। एग्जैक्टली। फोकस का असली मतलब है उन हजारों मौकों और मीटिंग्स को नो कहना जो आपके मेन गोल से अलाइन नहीं करते। तो जो डर होता है कि कोई बड़ा मौका छूट जाएगा, जिसे हम फोमो कहते हैं, उसका क्या? टाइटन्स फोमो को पीछे छोड़ चुके होते हैं। अगर इंसान हर ईमेल का तुरंत जवाब देगा, हर ट्रेंड के पीछे भागेगा, तो वो दूसरों की प्रायोरिटीज पर अपनी जिंदगी जी रहा है। हाँ, वो रिएक्टिव मोड में चला जाता है। सुबह उठते ही फोन देखा और बस शुरू हो गया दूसरों के काम में। वही तो, ऐसे लोग कभी अपना डीप वर्क नहीं कर पाते। टाइटन्स जानते हैं कि मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। मतलब उन्हें पता होता है कि उनका एक सबसे अहम काम क्या है, और जो चीज उसे आगे नहीं बढ़ा रही वो एक डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, इसे वो हेल येस और नो का फंडा कहते हैं। अगर किसी मौके को देखकर अंदर से आवाज ना आए कि ये तो पक्का करना है, तो उसका जवाब सीधा नो होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा बिजनेस प्रपोजल क्यों ना हो। बिल्कुल। वो अपने टाइम और कैलेंडर को एक किले की तरह बचाते हैं। बाउंड्री सेट करना ही एक आम इंसान और टाइटन के बीच फर्क पैदा करता है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है यार, अपनी एनर्जी बचाना। तो अभी तक हमने देखा कि हेल्थ की नींव कैसे बनानी है, आदतों का सिस्टम बनाना है और छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना है। हाँ, ये सब लॉजिकली बहुत सॉलिड लगता है। लेकिन क्या ये किताब वाकई परफेक्ट है? आइए इस डीप ड्राइव के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इसके प्रैक्टिकल फायदे और नुकसान क्या हैं। नोट्स क्या कहते हैं इस पर? नोट्स ने इसका बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण किया है। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये किताब बहुत एक्शनेबल है। एक्शनेबल मतलब तुरंत इंप्लीमेंट की जा सकती है। हाँ,
इसमें रियल वर्ल्ड टूल्स हैं, थियोरी नहीं है। और दूसरी खूबी है इसकी डाइवर्सिटी। इसमें चेस मास्टर्स भी हैं, पावर लिफ्टर्स भी हैं और टेक इन्वेस्टर्स भी। और मुझे लगता है कि यही डाइवर्सिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अगर एक एनालॉजी से समझें, अक्सर लोग ऐसी किताबों को बफे कहते हैं। हाँ, कि जो पसंद आए वो खा लो। राइट, पर मुझे लगता है ये एक ओपन सोर्स कोड रेपोजिटरी जैसी है, जैसे गिटहब होता है ना। ओ, कोड उठाने वाला। हाँ, जैसे कोई डेवलपर सारा कोड डाउनलोड नहीं करता, वो सिर्फ वही 2 लाइन उठाता है जो उसके अपने सॉफ्टवेयर को चाहिए। इस किताब के साथ भी वही करना है। किसी को सारे 100 टाइटन्स की नकल थोड़ी करनी है। एग्जैक्टली। पढ़ने वाला एक इन्वेस्टर का मेंटल मॉडल ले सकता है और एथलीट का मॉर्निंग रूटीन और अपना एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। ये गिटहब वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसी वजह से किताब की एक बड़ी कमी भी हाईलाइट होती है। कमी क्या है? ये किताब बहुत लंबी है, लगभग 700 पन्नों की। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखकर लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई इसे किसी थ्रिलर नॉवल की तरह पेज 1 से एंड तक पढ़ने बैठेगा तो वो पक्का फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फ्लो भी नहीं है। एक पेज पर चाय के सही टेम्परेचर की बात चल रही होगी और अगले ही पेज पर $multi-million इन्वेस्टमेंट की। बाप रे, तब तो दिमाग चक्कर खा जाएगा। हाँ, इसीलिए इसे एक रेफरेंस बुक की तरह यूज करना चाहिए। तो आखिर ये किताब पढ़नी किसे चाहिए? टारगेट ऑडियंस कौन है? नोट्स बताते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स और उन सभी लोगों के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके रिव्यूज़ बहुत कमाल के हैं। 5 में से 4.5 की रेटिंग मिली है इसे। 4.5 रेटिंग? ये तो वाकई इस बात का सबूत है कि कंटेंट में दम है। हाँ, भले ही किताब लंबी हो, पर दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की बेस्ट स्ट्रैटेजीज को एक जगह लाना इसे एक दुर्लभ खजाना बनाता है। तो अगर इस पूरी डीप डाइव को एक लाइन में समेटना हो तो टूल्स ऑफ टाइटन्स का सबसे बड़ा सबक यही है कि सफल लोगों के जांचे परखे टूल्स अपनाकर कोई भी अपनी सक्सेस की स्पीड बढ़ा सकता है। सब कुछ शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। और इस चर्चा के अंत में अगर मैं सोर्स से थोड़ा आगे बढ़कर एक और बात जोड़ना चाहूँ। जरूर बताइए। हमने पूरे टाइम नई आदतों और छोटे एक्सपेरिमेंट्स की बात की, तो क्या एक टाइटन का सबसे बड़ा टूल सुबह 4 बजे उठना है? शायद नहीं। उनका असली टूल है खुद को लगातार रीडिजाइन करने की इच्छा शक्ति। अगर हम सब अपनी जिंदगी में एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो असली महारत किसी एक परफेक्ट रूटीन को पकड़कर बैठ जाने में नहीं है। तो किस चीज में? असली महारत तो अपने जीवन के इस एक्सपेरिमेंट को कभी न रुकने देने में है। क्या बात है, असली महारत एक्सपेरिमेंट को ना रुकने देने में है। शुरुआत में हमने कहा था कि सक्सेस के लिए टूल्स मौजूद हैं, बस जरूरत है तो उन्हें आजमाने की हिम्मत की। बिल्कुल। सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए अब ये सोचने का समय है कि आज उनकी जिंदगी का पहला छोटा प्रयोग क्या होने वाला है। वो कौन सी नई आदत है जो अभी से शुरू की जा सकती है, क्योंकि आखिर में ज्ञान सिर्फ एक टूल बॉक्स है, उसे खोलकर कुछ बनाना तो खुद ही पड़ता है।